गुड मॉर्निंग 9th क्लास बच्चों। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पालमपुर गांव की कहानी के बारे में थोड़ा जाना था कि वहाँ पर कृषि के साथ साथ गैर कृषि क्रियाएं भी होती हैं और वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है। हमने डिस्कस किया था इनको। वो थी आपकी भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो हमने ये 4 चीज़ें डिस्कस की थी। हमने जाना था कि अ, भूमि जो पहली आवश्यकता है वो है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। और दूसरी आवश्यकता थी श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। और तीसरी थी भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। अब जो भौतिक पूंजी है उसको उसको उस वो क्या है, 2 प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। भौतिक पूंजी क्या है, 2 प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो हमने 4 को डिस्कस किया और भौतिक पूंजी हमारी 2 प्रकार की होती है, हमने ये जाना। अब जो हमने 3 स्टार्टिंग में पढ़ी, हमने पढ़ी भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी। अभी जो तीनों पूंजियाँ हैं अर्थात भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, इनको एक साथ मिलाने के लिए मनुष्य के ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। और इस पूंजी को क्या कहा जाता है? मानव पूंजी। इस पूंजी को क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो कौन-कौन सी है? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो बच्चों ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो अगला पॉइंट है वो है पालमपुर में खेती। मीन्स पालमपुर में भूमि कैसे स्थिर है। तो पालमपुर में भूमि के बारे में हम जानेंगे। अब जो पालमपुर है वहाँ पर काम करने वाले जो हैं, जो लोग कृषि करते हैं वो कितने हैं आपके? 75% लोग वहाँ पर क्या करते हैं? कृषि करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो 75% लोग वहाँ कृषि करते हैं। और जो कृषि पर निर्भर है, मीन्स क्या है कि काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। और पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। और इसके अलावा जो 25% लोग बचते हैं, 25% लोग जो बचते हैं वो क्या करते हैं? गैर कृषि क्रियाएं करते हैं। 75% लोग क्या करते हैं? जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। और जो 25% लोग हैं वो क्या करते हैं? गैर कृषि क्रियाएं करते हैं। बच्चों ये आप समझ रहे होंगे कि वहाँ पर किस तरीके से कृषि स्थिर है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि भूमि, हम बात करते हैं हेक्टेयर की। हेक्टेयर क्या है? हेक्टेयर क्या है? मीन्स भूमि मापने के लिए मानक इकाई हेक्टेयर है। जो भूमि को मापने के लिए जो मानक इकाई होती है वो क्या है? हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का जो माप है बीघा, गुंठा आदि क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। आज भी राज्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से इसका मापन किया जाता है। लेकिन क्या है, भूमि मापने की जो मानक इकाई है वो है आपकी हेक्टेयर। और बच्चों 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो आप समझ रहे हैं ना, जो 1 हेक्टेयर है वो 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि बरसात के मौसम में पालमपुर के किसान कौन सी फसल उगाते हैं। तो हम देखेंगे बरसात के मौसम में खरीफ की फसल उगाते हैं। खरीफ की फसल में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इसके बाद हम देखें कि पालमपुर में अक्टूबर और दिसंबर के बीच किसकी खेती की जाती है। तो हम देखेंगे कि पालमपुर में अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। और सर्दी के मौसम में रबी की फसल में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या होता है, बरसात के मौसम में तो किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, पालमपुर में अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। और सर्दी के मौसम में खेतों में क्या होता है, गेहूँ उगाई जाती है।
और भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि क्या होता है, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग-अलग फसलें पैदा कर पाते हैं। अब देखिए सिंचाई की अगर हम बात करें तो सिंचाई की व्यवस्था होने से किस प्रकार लाभ हुआ, इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग-अलग फसल इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ क्या है, सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। अभी हमने को हमारा क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जा सकता है कि सिंचाई की व्यवस्था होने से किस प्रकार लाभ हुआ पालमपुर के में, तो आप कहेंगे कि पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग-अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते थे क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। पालमपुर में क्या है, बिजली जल्दी ही आ गई थी। देखिए अब बिजली के जल्दी आने से क्या हुआ, उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति भी बदल गई। तो उससे क्या हुआ, वहाँ की सिंचाई की जो पद्धति थी वो ही बदल गई। तो आप इसको समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो क्या हुआ, जो सिंचाई की व्यवस्था होने से जो किसान थे वहाँ को कैसे लाभ मिला या किस प्रकार के उनको लाभ पहुँचे। उनको लाभ 3 वो क्या करते थे, एक वर्ष में किसान 3 अलग-अलग फसलें क्या करते थे, उगा लेते थे। तो अब नेक्स्ट है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को विध फसल प्रणाली कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आप कहेंगे कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। जैसे कि पालमपुर में आप देख रहे हैं कि हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, एक वर्ष में देखिए अभी हमने पढ़ा कि पालमपुर में क्या हो रहा है, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग-अलग फसलें पैदा कर पाते हैं। और ऐसा कैसे, इसको क्या कहा जाता है, इसको एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 फसलें पैदा करते हैं और कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा करते हैं। आप इसमें चित्र में देख सकते हैं। ये विभिन्न फसलें हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को विध फसल प्रणाली कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चंस आप ध्यान रखते रहिए, पूछे जाएंगे, आपको माइंड में रहने भी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा, अब हम बात करते हैं कि किसी भी जमीन पर उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी जमीन पर अगर उत्पादन बढ़ाना हो तो उसके कौन कौन से तरीके हैं। तो हम देखेंगे कि अगर एक ही ज़मीन के टुकड़े में से उत्पादन बढ़ाने का तरीका, पहला क्या है इसमें, एक ही ज़मीन से उत्पादन बढ़ाने का तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। अगर हम देखें कि एक ही ज़मीन से अगर उत्पादन बढ़ाना है तो उसमें पहला क्या है कि एक ही ज़मीन के टुकड़े में उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका क्या है, बहुविध फसल प्रणाली। और दूसरा तरीका है अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। तो इन 2 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ाने के का सबसे अच्छा तरीका कहें या हम इन्हें कहें कि किसी भी ज़मीन पर उत्पादन बढ़ाने के ये तरीके हैं जिनसे कि हम किसी ज़मीन पर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या था, एक तरीका है बहुविध फसल प्रणाली और दूसरा तरीका है आपका आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। तो ये 2 तरीके हैं किसी भी ज़मीन पर उत्पादन बढ़ाने के। अब नेक्स्ट है हमारा, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों हरित क्रांति को। तो आप देखेंगे हरित क्रांति क्या है। तो अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति क्या है, तो आप सबसे पहले ये तो देख ही सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि 1960 के दशक में 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई, हम कहें या कब हुई, तो आप कहेंगे 1960 के दशक के अंत में। तो आप देखेंगे क्या हुआ था, इसमें किसानों को अधिक उपज वाले बीजों एच वाई वी मीन्स हाई यील्ड वैरायटी। तो इस तरीके से इस तरीके के क्या हुआ, उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए। तो आप देखेंगे कि हाई यील्ड वैरायटी
बीजों के द्वारा क्या हुआ, गेहूँ और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए। तो अगर इसमें क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ, तो आप कहेंगे कि गेहूँ और चावल, इन फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ। तो आप समझ होंगे कि हरित क्रांति क्या है। 1960 में के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए और परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, जमीन के उसी टुकड़े में पहले से अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। तो आप देखिए क्या हुआ, हरित क्रांति से अधिक मात्रा में क्या हुआ, अनाज पैदा हुआ। इसमें अभी हमने क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कहा था कि हरित क्रांति में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ, तो आप कहेंगे गेहूँ और चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ। तो बच्चों ये तो थी आपकी हरित क्रांति। तो आप समझ रहे हैं कि हरित क्रांति क्या है। अब देखिए बच्चों, अब हमारा अगला जो पॉइंट आता है कि भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। अब देखिए अगर बात करें भारत में जो ये आधुनिक तरीके थे, इनका उपयोग सबसे पहले किसने किया, तो भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। और इसके लाभ क्या हुआ, इससे उन्हें क्या मिला, उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। जब उन्होंने इन तरीकों का इस्तेमाल किया तो इससे क्या हुआ, उनको क्या हुआ, अधिक ज़्यादा मात्रा में क्या हुई, गेहूं की पैदावार प्राप्त हुई। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया और इससे लाभ उन्हें ये मिला कि उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। अब बच्चों जब जो हरित क्रांति है इसके फायदे भी हुए, तो बच्चों इसकी कुछ हानियां भी हुई। इस हरित क्रांति की से कुछ हानियां भी हुई या कहें इसके कुछ नुकसान भी हुए इससे। तो हम देखेंगे की जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति की क्या हरित क्रांति से क्या हानियाँ हुई। हम बात करते हैं हरित क्रांति से क्या हानियाँ हुई, तो हम देखेंगे कि हरित क्रांति अगर हम देखें हरित क्रांति से जहाँ पैदावार बहुत अधिक हुई, तो हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ, उर्वरकों का प्रयोग किया गया, तो उससे क्या हुआ, उनके अधिक प्रयोग से मिट्टी की जो उर्वरकता थी, जो उपजाऊपन था या उर्वरकता थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया। भौम जल स्तर मीन्स अंडर ग्राउंड वाटर लेवल कम, जो अंडरग्राउंड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि हरित क्रांति से क्या हानियां हुई, तो आप दो हानियां क्लियरली बता सकते हैं। हरित क्रांति से क्या हुआ, पहली हानि तो आपकी हुई कि हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। और दूसरा क्या हुआ, अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया, मीन्स अंडर ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या थी आपकी हानियां थी किसकी, हरित क्रांति की। जहाँ लाभ हुए, कुछ फायदे मिले, तो वहाँ उसकी कुछ हानियां भी थी। तो बच्चों ये तो थी हानियां। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिसकी हम बात करते हैं, वो है कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। मीन्स अगर हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं पालमपुर की, तो हम कहेंगे कि पालमपुर के किसानों में भूमि का जो वितरण है वो किस प्रकार है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं पालमपुर की, तो देखेंगे पालमपुर में 450 क्या है, आप हमने पढ़ा कि पालमपुर में क्या है, 450 परिवारों के में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 जो परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। अगर हम पहला पॉइंट देखें, हम देखें कि अगर ये जानते हैं कि पालमपुर में किसानों में भूमि का किस प्रकार से वितरण हुआ है, तो हम देखेंगे कि पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए क्या है, भूमि
नहीं है। और उसमें अधिकांश लोग क्या हैं, अधिकांश तो दलित हैं, दलित परिवार के लोग हैं। और अगर हम देखें सेकंड, तो बाकी परिवारों में 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। और जिनके बाकी परिवार को में से 240 परिवार हैं जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे टुकड़े भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। ऐसे अगर हम तीसरा देखते हैं तो हम देखेंगे पालमपुर में मझौले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। इससे पहले वाले 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे टुकड़ों पर खेती करते थे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हमने देखा कि पालमपुर में क्या है, जो किसानों में हमने जाना कि भूमि किस प्रकार भूमि का वितरण हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भूमि का पालमपुर के किसानों में भूमि वितरण किस प्रकार है। तो आप बता सकते हैं कि पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो कि दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के पास किसानों के 60 परिवार हैं जो कि 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। और फिर आप चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि कुछ बड़े किसान हैं जिनके पास की 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि। और बच्चों, आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है, आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से गेहूँ की फसल जो है उसकी कटाई की जा रही है और बीजों को बोया जाता है और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है तथा आधुनिक एवं गैर परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई और की जाती है। तो ये आप सब चित्र में क्लियरली देखकर समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा ये हुआ कि पालमपुर में श्रम की व्यवस्था कैसे होती है, मीन्स श्रम की व्यवस्था कौन करेगा या श्रम की व्यवस्था कैसे होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।